हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां कल की क्लास को हम लोगों ने छोड़ा था। तो देखिए 175 तक हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखा था डियर स्टूडेंट। आज उसी को कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। देखिए आ प्लेस एक ऐसा स्थान वेयर जहां पर आ वाइल्ड एनिमल लिव्स, वाइल्ड मतलब जंगली, ऐसा स्थान जहां पे जंगली जानवर रहते हैं। तो जंगली जानवरों के रहने का स्थान उसे बोलते हैं लायर, बोलते हैं लायर। ओके, याद कैसे करेंगे? जहां पे एयर हवा होती है, जहां पे जानवरों को एयर मिलती है, वही उनका कहीं ना कहीं क्या होता है, लायर होता है, यानी निवास स्थान होता है। तो ऐसे रिलेट कर लेंगे एयर से। नेक्स्ट वर्ड है बंधु 177 पे, टू लिफ्ट मतलब उठाना होता है। आर हाउल, हाउल मतलब ऊपर की तरफ धकेलना होता है समथिंग, किसी चीज को जो हैवी हो, विद ग्रेट इफर्ट, बहुत ज्यादा इफर्ट लगा के, ताकत लगा के। ठीक है, तो किसी भारी चीज को मेहनत से उठाना यानी ऊपर की तरफ उठाना। पहले के जमाने में लोग छप्पर ऊपर उठाते थे ना, ऊपर की तरफ, तो वही होता है। तो देखिए किसी भारी चीज को ऊपर की तरफ मेहनत लगा के उठाना, उसी को कहा जाता है हेव। अरे कितना आसान है ना। तो हैवी चीज को हम लोग क्या करते हैं, हीव तो करते हैं। जो हैवी चीज होती है उसको ऊपर की तरफ क्या करते हैं, हीव करते हैं। हैवी चीज को ऊपर की तरफ क्या करते हैं, हीव करते हैं, उठाते हैं। कितना आसान है ये भी। नेक्स्ट है 178 नंबर। सारे लोग मन लगा के पढ़िए, बेकायदे नोट्स वगैरह बनाते चलिए। पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल जो इंग्लिश विद अमर सर है वहाँ पे आपको प्रोवाइड ही हो जाती है। तो आपका काम है बस शिद्दत और ईमानदारी से पढ़ना। ठीक है। सेंड मतलब होता है भेजना। आर ब्रिंग मतलब लाना। समबडी किसी व्यक्ति को। बैक मतलब फिर से। टू हिज ओन कंट्री उसके खुद के देश में। जैसे वो थे ना आपके एक सैनिक जिन्हें लाया गया था अभिनंदन जी को, तो वही कह रहा है किसी व्यक्ति को उसके देश वापस भेजना या वापस लाना, उसे कहा जाता है रिपैट्रिएट। रिपैट्रिएट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को उसके देश पुनः वापस लाना या पुनः भेजना, वही है रिपैट्रिएट। तो कितना आसान है। री मतलब होता है दोबारा, री प्रीफिक्स का मतलब होता है दोबारा। रीबॉर्न फिर से जन्म लेना, रीगेन फिर से प्राप्त करना, रिपीट दोहराना। तो री मतलब दोबारा। और पैट्री मतलब होता है पिता। पैट्री मतलब पैट्री संपत्ति होती है ना, पैट्री मनी होती है, तो पैट्री मतलब पिता होता है। ये रूट है, अभी रूट वर्ड जब पढ़ाऊंगे तो बताऊंगा। तो री मतलब दोबारा पैट्री, किसी को दोबारा पैतृक गांव या पैतृक देश भेजना ही क्या है भैया, रिपैट्रिएट है। यही तो है रिपैट्रिएट। कितना आसान है। अगला ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, मतलब ड्राई वेदर सूखा मौसम है और कोई बरसात नहीं हो रही है, तो उसे ड्राट बोला जाता है। आप जानते तो होंगे ये सूखा, ये बहुत नॉर्मल वर्ड है। और एक वर्ड होता है ड्राट, मतलब सूखा होता है, कहते हैं ड्राट पड़ गया, सूखा पड़ गया। एक वर्ड इसी का होता है फैमाइन। क्या होता है डियर स्टूडेंट, फैमाइन। फैमाइन मतलब ये अकाल होता है, अकाल, जहां भूखमरी पड़ जाए, अकाल। ड्राट का मतलब होता है पानी का अकाल, और फैमाइन का मतलब खाने पीने का अकाल, जहां पे खाने पीने की भी पूर्ति ना हो पाए। अ लैक ऑफ फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ लार्ज एरिया दैट कैन कॉज द डेथ ऑफ मेनी पीपल, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत दिन से भोजन की कमी हो गई जिसकी वजह से लोग भूख से मर रहे हैं, तो उस सेंस को फैमाइन अकाल बोला जाता है, अकाल। ठीक है। पानी की कमी ड्राट सूखा, खाने की कमी फैमाइन अकाल। याद कैसे करेंगे, फैमाइन को रिलेट कर लेना भैया तुम फैमिली से। किससे रिलेट कर लेना, फैमिली से। तो फैमिली में क्या हो गया, फैमाइन। इस फैमिली में बहुत दिन से फैमाइन है, अकाल पड़ा है, खाने की व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है, तो इस फैमिली में बहुत ज्यादा फैमाइन हो गया है। इस फैमिली में क्या पड़ गया भैया, फैमाइन पड़ गया, अकाल पड़ गया खाने का। नेक्स्ट द स्टडी मतलब अध्ययन, आर प्रैक्टिस ऑफ डांसिंग, डांसिंग की प्रैक्टिस या स्टडी, या कंपोजिंग बैलेट्स वगैरह, तो ये सबको पता होगा, मूवी वूवी देखता हूँ। कोरियोग्राफी होते हैं ना, वो कौन है, सरोज खान कोरियोग्राफर है। कोरियोग्राफ करने वाला रेमो डिसूजा भी कोरियोग्राफर है। तो कोरियोग्राफ करने वाले को कोरियोग्राफर कहते हैं, और जो ये प्रैक्टिस होती है, इसको जो करते हैं, इस बात को या इस चीज को कहा जाता है कोरियोग्राफी। तो कोरियोग्राफर जो होता है कोरियोग्राफी तो करता है भाई। सरोज खान बहुत बड़ा नाम है, आप लोग जानते होंगे। 182 अ सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्क्स। वर्क्स मतलब होता है रचनाएं, वर्क मतलब काम होता है, लेकिन वर्क्स मतलब रचनाएं। जैसे शेक्सपियर की वर्क्स, तो वर्क्स मतलब रचनाएं। क्या होता है, रचनाएं।
तो आ सेट ऑफ 3 रिलेटेड वर्क्स, 3 संबंधित रचनाओं का सेट, 3 संबंधित रचनाओं का सेट बाय सेम ऑथर। एक कोई ऑथर है, लेखक है, और उनकी 3 सीरीज है, 3 एक दूसरे से संबंधित रचनाएं हैं। तो वही कह रहा है कहानी जो 3 श्रृंखला में चलती हो, जैसे साउथ की मूवी भी ऐसे ही होती है। ऐसी कहानी जो 3 श्रेणी या श्रृंखला में चलती है उसे ट्रायलॉजी बोलते हैं। तो बताने की क्या जरूरत है भाई, ट्राई का मतलब 3 हो ही करता है, तो जो 3 श्रेणी में चले स्टोरी वो ट्रायलॉजी है। ट्राई मतलब 3 होता है, जैसे बाई मतलब 2 होता है, मोनो मतलब 1 होता है, पेंटा मतलब 5 होता है, हेक्सा मतलब 6 होता है, आक्टा मतलब 9 होता है। उसी तरह से ट्राई मतलब 3 होता है। तो ऐसी स्टोरी जो 3 श्रृंखला में चले वो ट्रायलॉजी है। ट्राई मतलब 3, कितना आसान। अगला है बंधु 183 साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, मानव के दिमाग को पढ़ना या उसके व्यवहार को पढ़ना, यही तो है मानव विज्ञान। इसे बोलते हैं साइकोलॉजी। पी साइकोलॉजी ना पढ़ देना, पी साइलेंट है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आप लोग जानते ही होंगे ना, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट भी लोग पढ़ते हैं। तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान, मानव के बारे में अध्ययन करना या मानव के बिहेवियर के बारे में या मानव के विज्ञान के बारे में, मतलब माइंड के बारे में पढ़ना ही साइकोलॉजी है। कहते नहीं है ये साइकोलॉजी इनका सब्जेक्ट है, तो साइकोलॉजी इजिली आप याद कर लेंगे। अगला है वुमेन ट्रेन टू हेल्प अदर वुमेन इन चाइल्ड बर्थ। जब एक माता एक बच्चे को प्रोड्यूस करती हैं, जन्म देती हैं, तो उस समय जो औरत आके उस माँ को हेल्प करती है बच्चे के जन्म के समय, उनको बोला जाता है मिडवाइफ, यानी दाई। गांव में तो दाई बोलते हैं, वो आप लोगों को यहाँ क्या बोला जाता है आई डोंट नो। तो मिडवाइफ का मतलब एक ऐसी महिला, एक ऐसी औरत होती है जो बच्चे के जन्म के समय माता जो होती है उनकी मदद करती है या उनकी हेल्प करती है, उन्हें मिडवाइफ बोला जाता है। हिंदी में दाई बोलते हैं गाँवों में। तो ये तो आप ऐसे ही जानते हैं, जो वाइफ की मदद करे बच्चा प्रोड्यूस करते समय, वही औरत मिडवाइफ है। ठीक है, अगला देखिए आ स्टडी ऑफ साउंड्स इज नोन एज। साउंड्स स्टडी, जैसे कोई वर्ड है, जैसे वाटर, तो कोई वर्ड है उसको जो प्रोनाउंसिएट करते हैं, आप उच्चारित करते हैं, तो कई बार हम लोगों का उच्चारण गड़बड़ होता है, तो इसकी क्लासेस हर जगह चलती है। तो उसी को फोनेटिक साउंड बोला जाता है, यानी किस शब्द को क्या बोला जाता है, जैसे कलाम बोला जाएगा कि काम बोला जाएगा ना। तो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो होता है शुद्ध सीखने के लिए फोनेटिक साउंड का होना जरूरी है, इसीलिए क्लासेस चलती हैं। तो फोनेटिक्स का मतलब यही होता है शब्दों के उच्चारण का विज्ञान, जिसमें यह सिखाया जाता है किस शब्द को सही सही कैसे उच्चारित करते हैं, उसे फोनेटिक्स बोलते हैं। वैसे भी फोन मतलब आवाज ही होती है, तो वर्णों की आवाज के बारे में या उच्चारण के बारे में जिसमें हम सीखते हैं वही है फोनेटिक्स, यानी उच्चारण, शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाए। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया ना जा सके। अजय बोलते हैं ना, जिसे पराजित नहीं किया जा सके या जिसे हराया ना जा सके। शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसे अजय भी बोलते हैं, जिसे जीता ना जा सके, हराया ना जा सके। देखिए इनविंसिबल, तो विंसिबल पहले देखो भैया, विंसिबल। विंसिबल का मतलब होता है विन, लिखा है ना, और एक वर्ड होता है WIN, विन। विन मतलब जीतना, तो जिसे विन किया जा सके, जिसे जीता जा सके, वो विंसिबल है। और इसी में अगर इन लगा दें तो उल्टा बन गया, तो जिसे ना जीता जा सके वो इनविंसिबल है। तो आसानी से याद हो जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए, तो जिसे जीता ना जा सके वो इनविंसिबल है। ओके, चलिए अगला है 187 पे डियर आ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स, आ लिस्ट ऑफ पैसेंजर एंड लगेज, यानी एक ऐसी सूची जिसमें पैसेंजर के बारे में पता लिखा है और उनके सामान के बारे में। खासकर ट्रेन वगैरह से जब आप जाते हैं तो एक ऐसी लिस्ट बनी होती है जिसमें कौन व्यक्ति यात्रा कर रहा है और उसके पास क्या क्या सामान है। तो व्यक्ति और सामानों की सूची, यानी यात्रियों एवं उनके सामान की सूची को बोला जाता है वे बिल। तो वे मतलब होता है रास्ता, बिल मतलब बिल। तो रास्ते में जब आप ट्रेन वगैरह से जाते हैं तो जो आप बिल कटवाते हैं उसमें सब वे बिल लिखा रहता है। सरकार के पास दस्तावेज रहता है कि कौन यात्री है, कितना उसके पास सामान है। तो जो बिल आप कटवाते हैं, टिकट उकट लेते हैं, वे मतलब रास्ते के लिए, वही तो है आपका वे बिल। ओके, अगला ये मैथ्स वगैरह में जरूर पढ़े होंगे या जियोग्राफी में भी पढ़े होंगे। द लाइन, वह लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, एक ऐसी रेखा जहाँ पे आकाश और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, यानी क्षैतिज रेखा। एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। तो हॉरिजॉन्टल वही रेखा होती है, इसको जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा।
तो हॉरिजॉन्टल एक ऐसी रेखा, हॉरिजॉन एक ऐसी रेखा होती है, इसी तो हॉरिजॉन्टल बनता है, जहां पे आकाश और पृथ्वी एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं। अगला है 189। आप पोल, पोल मतलब एक थूनी या बांस बोल सकते हो। आर बीम यूज्ड, जो उपयोग किया गया है एज अ टेम्पोरेरी मतलब क्षणिक सपोर्ट के लिए। गांव में देखते हो ना छप्पर ऊपर रहता है, तो छप्पर ऊपर को रोकने के लिए एक राड या थूनी टाइप का लगाया जाता है, उसी को प्राप बोलते हैं। थूनी या सपोर्ट के लिए कोई बांस लगाते हैं गांव में, किसी चीज को सहारा देने के लिए अस्थायी टेक, यानी उसी को बोलते हैं गांव में थूनी हो गई। तो प्राप कोई चीज है उसको सपोर्ट करने के लिए जो आप सपोर्ट में एक बांस या राड लगाते हो, उसी को प्राप बोला जाता है। तो प्रॉपर छप्पर को सपोर्ट देने के लिए आप क्या लगाते हो, प्रॉप लगाते हो। प्रॉपर छप्पर को सपोर्ट देने के लिए प्रॉप लगाते हो कि छप्पर गिर ना जाए, तो प्रॉपर छप्पर को सपोर्ट देने के लिए प्रॉप लगाते हो, यानी थूनी लगाते हो। अगला है अ फॉर्मर स्टूडेंट, एक पुराना स्टूडेंट। फॉर्मर मतलब भूतपूर्व, पुराना स्टूडेंट मतलब छात्र। आप हाई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी का, किसी कॉलेज का या किसी स्कूल का पुराना छात्र, तो उसे बोला जाता है पूर्ववर्ती छात्र। और इसके हम नाउन में पढ़ाए थे एल्मुनस, ना इसका प्लूरल बताए थे एल्मुनी होता है, तो नाउन में इसे हम पढ़ा चुके हैं आपको। अगला देखिए 191 है। वन हूँ वह व्यक्ति जो, टेक केयर ऑफ एक फ्रेज है, मतलब देखभाल करता है। अब बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की, कि जो व्यक्ति किसी जेल आदि की व्यवस्था देखता है या किसी बिल्डिंग की देखभाल करता है, उसे वार्डन बोला जाता है, वार्डन। अच्छा, ये तो आप जानते हो कि जो गर्ल्स वगैरह होती हैं उनके हॉस्टल में जो मेन मेंबर होती हैं, जो देखती हैं, तो उनको भी तो वार्डन बोला जाता है, यानी इंचार्ज जो देखती हैं, तो वार्डन सब सुने हैं तो वहीं से रिलेट कर लेंगे। अगला है 192। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच मतलब पहुंचना, तो इनकैपेबल असक्षम, कैपेबल मतलब सक्षम, इनकैपेबल असक्षम, तो ऐसी जगह जहां पे पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके उसे इनएसेसिबल बोलते हैं, जहां पहुंचा ना जा सके। अभी जब हम नाउन पढ़ा रहे थे, नाउन में जब अनकाउंटेबल पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था बिहेव हो गया, हेल्प हो गया, नीड हो गया, एसेस हो गया, हार्म हो गया, ये सब नाउन भी होते हैं, वर्ब भी। तो जो एसेस एक वर्ड है, एसेस ये वर्ब भी होता है पहुंचना, और एसेसिबल जब कह दिए कि जहां एसेस किया जा सके, यानी जहां पहुंचा जा सके, और इन लगा दिए तो जहां ना पहुंचा जा सके, तो इनएसेसिबल जहां पहुंचा ना जा सके। अगला है भैया वन हु वह व्यक्ति जो, लेंड्स मतलब उधार देना, बारो मतलब उधार लेना होता है, लेंड मतलब उधार देना होता है। तो वन हु वह व्यक्ति लेंड्स जो उधार देता है, मनी मतलब पैसा, एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रेट लेके, एक ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा ब्याज लेके किसी को उधार पैसा देता है, तो बहुत अधिक सूद लेके या ब्याज लेकर लाभ कमाने वाला या पैसा देने वाला, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूजरर। तो जो पूरे अपने पैसे का विधिवत यूज करता है वही तो है यूजरर। जो अपने पैसे का पूरा यूज कर ले, बहुत ज्यादा ब्याज पे दे, वो यूजरर ही तो है। तो जो यूज कर ले अपने पैसे का वही तो है यूजरर। तो अपने पैसे का फुल यूज करने वाला व्यक्ति यूजरर कहलाता है, यानी अपने पैसे को बहुत ज्यादा ब्याज में देने वाला। नेक्स्ट है वन हु वह व्यक्ति जो या वह चीज जो, लिव्स मतलब रहती है, या सर्वाइव मतलब जीवन जीती है, ऑन अदर्स लाइफ अन्य या दूसरों के जीवन पर। ऐसे जंतु या ऐसे जानवर या ऐसे लोग जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, ऐसे जीव जंतु को पैरासाइट बोला जाता है। पैरासाइट परजीवी, आप लोग इसे भी विज्ञान में पढ़े होंगे, परजीवी। ऐसे जीव जंतु जो दूसरे चीज पर जीवित रहते हैं, पैरासाइट। तो पैरा जो दूसरों की साइड पे जिए वही तो है पैरासाइट। ऐसे जीव जंतु जो दूसरे पर, जैसे होता है ना जीव जंतु एक दूसरे को नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, तो एक जो दूसरे जीव जंतु पर जीवित हो, ऐसे जानवरों को परजीवी कहा जाता है। तो पैरासाइट दूसरों की साइड पे जो जीवित रहे वही है पैरासाइट। अगला है, समझ आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत डाउट तो ना है, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है भैया 195। आ मेडिसिन एक ऐसी दवा, टू नलीफाई मतलब होता है रद्द करना, टू द इफेक्ट ऑफ पॉइजन जो पॉइजन के इफेक्ट मतलब प्रभाव, एक ऐसी दवा जो पॉइजन जहर के असर को क्या कर दे, रद्द कर दे या कम कर दे, तो उसे एंटीडोट बोलते हैं। तो आप लोग ये तो बहुत सुने हो ना, क्रिस 3 मूवी भी आई थी, जब वायरस फैल जाता है तो क्रिस क्या करता है, क्रिस के पापा एंटीडोट बनाते हैं। एंटीडोट मतलब एंटी मतलब उल्टा हो वही करता है। तो एंटीडोट जो किसी
बुरी चीज को काट दे, एंटीडोट, हर दवा एंटीडोट बहुत सारी बनती, जैसे कोरोना का भी एंटीडोट अब बनेगा या बन रहा है जो भी। अगला है बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स। बिटर मतलब कड़वाहट पूर्ण और वायलेंट मतलब उग्र अटैक इन वर्ड्स। जब आप किसी के बारे में फिजिकली किसी को नहीं मारते बल्कि शब्दों से आक्रमण कर देते हैं, किसी के बारे में उल्टे सीधे शब्द बोलते हैं, उनके बारे में आलोचना करते हैं, तो ऐसे शब्दों को बोला जाता है डायट्राइब। ट्राइब मतलब जानते हैं जाति होती है, तो डायट्राइब मतलब होता है शब्दों द्वारा तीखी आलोचना, यानी किसी की शब्दों से आलोचना करना, वही है डायट्राइब। तो ऐसी ट्राइब मतलब जाति होती है, ठीक। और ऐसी ट्राइब जो आपको कह रही है कि आप डाई कर जाओ, ऐसी ट्राइब जो आपको कह रही है कि आप मर जाओ, तो ये एक तरीके की डाई ट्राइब ही तो है, आलोचना ही तो है। तो डाई ट्राइब, बहुत सारी ट्राइब ऐसी हैं जो पिछड़े इलाके में रहती हैं, सरकार उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देती, तो वो ट्राइब जो हैं सरकार से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो ऐसी ट्राइब जो कहे कि सब सरकार उनका मर मुर जाए, तो ये क्या है, शब्दों से डायट्राइब ही तो किया जा रहा है, तीखी आलोचना ही तो है। नेक्स्ट है अ हैवी कंटिन्यूअस फॉल ऑफ रेन। लगातार बारिश का होना, यानी कैट्स एंड डॉग्स बारिश का होना, मूसलाधार बारिश। जब बहुत तेज बारिश होती है तो उसे डाउनपॉर बोलते हैं। देखिए POUR, पॉर मतलब उड़ेलना हो गई करता है, पॉर मतलब उड़ेलना, जैसे जग से पानी गिलास में उड़ेलते हो या जूस उड़ेलते हो तो उसे पॉर बोलते हैं, उड़ेलना। और डाउन मतलब नीचे। तो कई बार इंद्र भगवान का दिमाग सनक जाता है ना, तो ऊपर से टोटी खोल देते हैं और बंद करना भूल जाते हैं, तो डाउन मतलब नीचे, पॉर मतलब उड़ेल देते हैं, इतना ज़्यादा पानी उड़ेल देते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी दिखता है। तो डाउन पॉर का मतलब होता है बहुत तेज बारिश, यानी मूसलाधार बारिश। नेक्स्ट है भैया आ डेकोरेटिव रिंग आ फ्लावर। रिंग मतलब अंगूठी या माला, फ्लावर मतलब फूलों का, एंड लीव्स मतलब पत्तियों का। फूल और पत्तियों का एक माला, उसी को बोलते हैं माला या हार ना, उसे बोलते हैं रथ। क्या बोलते हैं, रथ। तो रथ को रिलेट कर लो, रथ। रथ पे राम भगवान, जैसे होता है ना दशहरा वगैरह, तो जब ये रामलीला वगैरह होता है तो राम भगवान रथ से निकलते हैं, तो उनके ऊपर माला वाला रथ में भी बनाई जाती है और उनके ऊपर भी डाला जाता है, तो ऐसे रिलेट कर लेंगे। अगला देखिए 199। आई होप समझ आ रहा होगा। अगर आप बहुत ध्यान से, बहुत शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से पढ़ रहे होंगे तो यकीन मानिए आपको ये सारे वन वर्ड बहुत इजीली याद हो पा रहे होंगे, है कि नहीं। और बहुत आसानी से मैं चीज़ों को याद करा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट हैं, खासकर वर्ड पावर बड़ा चैलेंजिंग होता है बच्चों के लिए। यहाँ याद करते हैं भूल जाता, लेकिन मैं हर दिन 50, 60, 70, 80 करा रहा हूँ, और आप अगर इस तरह से पढ़ेंगे यकीन मानिए भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगला है शेकिंग, मतलब होता है कांपना, मूवमेंट ऑफ अ ग्राउंड, यानी जमीन का कांपना, तो उसी को तो बोलते हैं कंपन या भूकंप। तो ट्रीमर, तो ट्रीमर का मतलब कांपना होता है। तो जो दाढ़ी बियर्ड सेव करने वाला जो ट्रीमर आता है, उसको जैसे ही प्लग में लगाते हैं, देखिए कांपने नहीं लगता, तो ट्रीमर क्या करता है, प्लग में लगाते हैं ट्रीमर क्या करता है, ट्रीमर करता है ना, कांपता है, तो कंपन हो गया इसका मतलब। आ गेम, एक ऐसा खेल, इन विच नो वन विन, जिसमें कोई नहीं जीतता, उसको ड्रा बोलते हैं ना, कहते नहीं मैच ड्रा हो गया, बराबरी का। 70 रन हम भी बनाए, 70 रन हमारी अपोजिट टीम ने भी बनाया, तो ये मैच बराबरी का हो गया, तो मैच ड्रा हो गया, यानी बराबरी का हो गया। नेक्स्ट है आ प्रिंसिपल, एक ऐसा सिद्धांत, ध्यान दीजिएगा ये प्रिंसिपल है, PLE, इसका मतलब सिद्धांत होता है, और एक प्रिंसिपल होता है PAL वाला, इसका मतलब दो होता है, एक तो प्रधानाचार्य आपका और एक प्रमुख या मेन होता है, ठीक। तो आप प्रिंसिपल मतलब एक सिद्धांत, आर स्टैंडर्ड या एक पैमाना, बाई विच जिसके माध्यम से एनीथिंग इज आर कैन बी जज, जिसके माध्यम से चीज़ों को क्या किया जाता है, जज वगैरह किया जाता है, या उसका मापदंड होता है कि ऐसे इतना क्राइटेरिया है इसका, तो उसे बोलते हैं क्राइटेरियन। क्राइटेरियन मतलब मानदंड या मापदंड, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। और ये वर्ड ध्यान दीजिए, आपको हम नाउन में पढ़ाए थे कि क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया होता है, मेमोरेंडम का प्लूरल मेमोरेंडा होता है, तो वहीं पढ़ाए थे। हर एक चीज़ को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़िए। मैं कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ग्रामर, वोकैब, नॉन ग्रामेटिकल प्रैक्टिस, तो सारी चीज़ों को हर जगह से कोरिलेट करने का प्रयास करिए, हीरोगिरी बिल्कुल ना दिखाइए, अच्छे से पढ़िए। अगला है बंधु, अगला है प्लेस, प्लेस वेयर, एक ऐसा स्थान जहाँ वाइन इज मेड, वाइन मतलब शराब, एक ऐसा स्थान जहाँ पे शराब को बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब शराब जहाँ पे बनाई जाती है
उसे बोलते हैं। तो कितना आसान है, REWER को रिवर रिलेट कर लो, तो रिवर के किनारे ही तो ब्रेवरी बनाई जाती है, क्योंकि शराब में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो शराब वराब का जो कारखाना होता है खासकर नदियों के किनारे ही लगाया जाता है ताकि पानी की कोई दिक्कत ना हो। तो रिवर के किनारे क्या बनाई जाती है, ब्रेवरी। रिवर के किनारे ब्रेवरी यानी शराब बनाई जाती है। अगला भैया, अगला है अ वर्ड, एक ऐसा शब्द दैट जो रीड्स मतलब पढ़ा जाता है द सेम उसी तरीके से एज बैकवर्ड आर फॉरवर्ड। एक ऐसा शब्द जिसको आगे से भी उसी तरीके से पढ़ा जाता है और पीछे से भी उसी तरीके से पढ़ा जाता है, उसे क्या बोलते हैं। जैसे जहाज, जहाज तो आगे से पढ़ोगे तब वो जहाज होगा, पीछे से पढ़ोगे तब वो जहाज होगा। जैसे एक मूवी आई थी सनम बेवफा, आप देखे होंगे सलमान खान जी के, उसमें एक गाना था, जिनके आगे जी जिनके पीछे जी वो जीजा जी ना, जी जा जी। तो चाहे इधर से पढ़ो तब वो जीजा जी और इधर से पढ़ो तब वो जीजा जी। तो ऐसा शब्द जिसे आगे से पढ़ो तब वो वही मतलब निकले और जिसको पीछे से पढ़ो तब वो वही मतलब निकले, ठीक है। उसे पैलिंड्रोम बोलते हैं, पैलिंड्रोम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो ये तो ऐसे जीजा जी से याद करना इस वर्ड को। अगला है भैया, और ये सारे वन वर्ड ध्यान देना आप लोग, ये सारे वन वर्ड डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये सारे वन वर्ड पूछे गए हैं, इसलिए एक भी वर्ड को लाइटली लेने की गलतफहमी मत पाल रखिएगा। कोई अगर किसी वर्ड में डाउट होता है तो गूगल करिएगा, हर एक वर्ड पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। भले कुछ वर्ड आपको लगे कि एडवोकेट तो बड़ा आसान है, लेकिन पेपर में पूछा गया है तो कराना मेरा फर्ज बनता है। तो लाइटली नहीं लेने का, मन लगा के चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िए। देख रहे हैं स्टेनोग्राफर का रिजल्ट आ गया है कल, अब एयरफोर्स का भी आने वाला है, सारे रिजल्ट आ रहे हैं पेंडिंग वाले और एग्ज़ाम की डेटें आ रही हैं। तो ओवरऑल आपका एग्ज़ाम ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है। डू आर डाई वाली कंडीशन आपकी लाइफ में चल रही है, या तो करो या तो मरो, है कि नहीं। तो आप करिए क्या, एक साल झोंक दीजिए, 4-5 महीने झोंक दीजिए, नींद को मार दीजिए गोली, पार्टी वगैरह छोड़ दीजिए, एंजॉय करना 4 से 5 महीने बंद कर दीजिए, पूरा फोकस कर लीजिए अपनी स्टडी पे। अगर ये 4-5 महीने आपने अगर फोकस कर लिया ना, यकीन मानिए एक ऐसा माहौल क्रिएट होगा, एक ऐसा कहीं ना कहीं रिजल्ट निकल के आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आज आप बहुत ही ईमानदारी और शिद्दत और खामोशी से मेहनत कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये आपका इनपुट खराब नहीं होगा, रिजल्ट इसका जरूर आएगा, आउटपुट जरूर आएगा। एक दिन में भले ना आए लेकिन एक दिन जरूर आएगा। ओके, तो मेहनत से पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, हर दिन कुछ नया करते रहिए, यही है जिंदगी। लाइफ इज अ गेम, लाइफ एक गेम है। अगर इसके साथ नहीं खेलेंगे तो ये जिंदगी आपके साथ खेल जाएगी, तब बहुत भारी पड़ेगा और तब फिर आप इसका हिसाब चुका नहीं पाओगे। ओके, तो इस लाइफ को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जीने का प्रयास करिए, यही स्वर्ग है, बड़ा मजा आने वाला है। एक जो जॉब होती है ना, ऑथेंटिक टाइप की जॉब, जो आपका सपना होता है ना, अगर वही चीज आपको मिल जाए ना तो यकीन मानिए यही स्वर्ग हो जाएगा, है कि नहीं। अगर जब तक आप बेरोजगार रहेंगे, आपके पास फाइनेंशियल दिक्कत रहेगी, रिस्पेक्ट भी उतनी समाज में नहीं मिलेगी और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन वाली भी फीलिंग आती रहेगी डियर स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं अपने आप को सेटल करना, अपने आप को सेटल डाउन करना ही एकमात्र एक रास्ता है समाज में या लाइफ में आगे बढ़ने का। तो मेरा यही मानना है कि आज आप हार्ड वर्क कर लीजिए, 60 साल की ज़िंदगी पड़ी हुई है, पूरी ब्राइट हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप 2-4 साल इंजॉय करने की कोशिश किए तो आगे का फ्यूचर पूरा 60 साल डार्क हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, कुछ स्टार्ट करिए, कुछ नया करिए, कुछ बेहतर करिए, कुछ बेहतरीन करिए, लोगों से हट के करिए, लोगों से डिफरेंट करिए, अपने आप को यूनिक बनाइए। हर एक आदमी के अंदर यूनिकनेस होता है, अब वो अपने यूनिकनेस को यानी यूनिकपन को खोज पाता है कि नहीं। अगर आपने अपनी आइडेंटिफाई कर ली है तो यकीन मानिए कोई भी आपको आपकी लाइफ में गोल अचीव करने से रोक नहीं सकता। ओके, चलिए, तो आ पर्सन एक व्यक्ति हूँ मतलब जो सपोर्ट्स करता है, आर स्पीक्स बोलता है, इन फेवर ऑफ समथिंग किसी चीज के पक्ष में या किसी व्यक्ति के पक्ष में, भैया उसको एडवोकेट कहते हैं। तो ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, एडवोकेट मतलब वकील भी होता है। तो वकील अपने क्लाइंट के पक्ष में बोलता है, भले क्लाइंट उसका गलत ही किया हो लेकिन तब वो उसको बचाने का वो पूरा प्रयास करता है। तो एडवोकेट वकील से रिलेट कर लीजिएगा। अगला है पर्सन, वह व्यक्ति जो हु फाइल्स मतलब मुकदमा दर्ज करना होता है, सूट ना, फाइल्स सूट, ये ऐसे चलवाई करता है। एक ऐसा आदमी जो मुकदमा दर्ज करता है तो उसे बोलते हैं केस दायर करने वाला यानी प्लेंटिफ। ये तो बहुत सुने होंगे गाँवों में, घरों में
कोई केस वगैरह किसी ने आपके खिलाफ दायर कर दिया तो उसको प्लेंटिफ ही बोलते हैं। ये इतनी बार आता है, जीवन में यूज करते हो, सुनते हो कि ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। प्लेंटिफ मतलब होता है आपके खिलाफ मुकदमा दायर करने वाला, या कोई भी व्यक्ति जो किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करता है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं। और ये बहुत व्यवहारिक वर्ड है, ठीक है। अगला देखिए भैया, लॉन्ग पोयम, एक लंबी पोयम बेस्ड ऑन, जो आधारित है अ नोबल थीम, एक अच्छी थीम पे, उसको काव्य बोलते हैं ना, महाकाव्य। जैसे रामायण, महाभारत, ये सब महाकाव्य हैं। तो कहते नहीं ये इपिक रचना है, ये इपिक रचना है। महाभारत एक या रामायण एक क्या है, इपिक रचना है। ये तो खूब सुनते हैं, अक्सर आप देखिए लिखा रहता है महाकाव्य, रामायण या महाभारत, इपिक अक्सर लिखा रहता है। तो इपिक, ये पिक, ई वाली पिक ऐसे याद कर लो, ई वाली पिक, ई वाली पिक हमने कहाँ देखी थी, इपिक में, जहाँ पे कर्ण और गीता का उपदेश जहाँ पे दिया जाता है, कृष्ण भगवान अर्जुन जी को उपदेश देते हैं। तो ये वाली जो पिक है ना, वो घोड़े रथ में बैठे रहते हैं, अर्जुन जी को उपदेश देते हैं। तो ये वाली पिक हमने एक इपिक महाभारत में देखी थी। तो इपिक मतलब महाकाव्य। ओके, नेक्स्ट बंधु, आ कलेक्शन ऑफ स्लेव, स्लेव मतलब गुलाम होता है। तो पहले के जमाने में राजा लोग गुलाम बना लेते थे ना बहुत सारे लोगों को, बंदी। तो जंजीरों से बंधे हुए गुलामी या जानवरों का समूह, जैसे ऐसे समझो, कई बार जानवरों को पकड़ लिया जाता है, या व्यक्तियों को स्पेशली पकड़ के उन्हें गुलाम बना लिया जाता था। तो उनके समूह को कोफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफल। कोफल होता है गुलामों का समूह, ठीक है। अभी जब आपको हम पढ़ाएंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या क्या होते हैं, किसके समूह को क्या बोलते हैं, तो ये वर्ड दोबारा वहां पे आएगा। तो कोफल को रिलेट कर लो, काफिला जा रहा था, जंजीर से बंधे लोगों का काफिला जा रहा था, यानी गुलामों को राजा कहीं और जेल में शिफ्ट कर रहा था। तो काफिला किसका था, कोफल लोगों का, यानी गुलामों का था। तो काफिले से कोफल को रिलेट कर लेना। अगला भैया, अगला है द आर्ट, एक ऐसी कला, आप ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जिसमें जो बहुत अच्छे सुंदर लिखी गई है। देखो, तो कैलीग्राफी, ग्राफी मतलब चित्रण होता है। तो कैलीग्राफी जिसमें जिस चीज में चित्रण बहुत अच्छे से किया गया है। तो कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर लिखावट। कैलीग्राफी क्या होती है भैया, सुंदर लिखावट। जो कुछ लोग होते हैं ना बहुत अच्छा लिखते हैं, खासकर लड़कियां, तो सुंदर लिखावट, बहुत अच्छा सजा के लिखेंगे, आए चाहे कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन लिखेंगे बहुत जबरदस्त। तो सुंदर लिखावट को कैलीग्राफी बोलते हैं। ग्राफी मतलब कहीं ना कहीं चित्रण से हो भी करता है। तो कैलीग्राफी सुंदर लिखावट, और जो व्यक्ति लिखता है सुंदर उसे कैलीग्राफर बोलते हैं। तो कैलीग्राफर होता है सुंदर लिखने वाला व्यक्ति, और कैलीग्राफी होता है सुंदर लिखावट। तो कैलीग्राफी सुंदर लिखावट और कैलीग्राफर सुंदर लिखने वाला व्यक्ति, ऐसे को रिलेट करिए। अगला है भैया 210 नंबर, देखिए आ राइटिंग एक राइटिंग यानी एक लेख, आर स्पीच या एक कोई भाषण, इन प्रेज ऑफ समवन, किसी की प्रशंसा में जो कोई स्पीच दी गई है या किसी की प्रशंसा में कुछ लिखा गया है, उसको इलाजी बोलते हैं। आपको मैं बता दूं, ईयू जहां भी वर्ड आता है ना, ईयू, ये गुडनेस को दिखाता है। हालांकि ये चीजें रूट वर्ड में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। तो इलाजी का मतलब होता है प्रशंसा, किसी की प्रशंसा वगैरह में जो स्पीच लिखी गई है या राइटिंग की गई है, उसे लेख लिखा गया है, उसे इलाजी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, ईयू का मतलब ये रूट है, इसका मतलब गुड होता है। आगे मैं इससे रिलेटेड इलाजी और बहुत सारे इफेक्ट वाले वर्ड सब पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। अगला है बंधु आई स्पीकर्स प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे स्पीकर खड़ा होकर स्पीच देता है, उसे पोडियम बोलते हैं, यानी मंच। इसको हम आपको सिनोनिम में भी पढ़ाए थे। पोडियम को कहाँ पढ़ाए थे, सिनोनिम में भी, मंच, ठीक है। अच्छा, डीएम हमेशा कहाँ खड़े होके लेक्चर देते हैं, पोडियम पे, या कोचिंग वोचिंग में ऑफलाइन करते हैं तो पोडियम आपके सामने रखा ही रहता है। अगला भैया, अगला तो ये वर्ड प्राइवेट सेक्टर में अगर आप कभी काम किए होंगे तो ये वर्ड से आप फैमिलियर होंगे। मोटिव मतलब उद्देश्य, आर या इंसाइटमेंट बढ़ाना, टू एक्शन, मतलब कुल मिला के एक एक्शन को बढ़ाने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए जो कुछ दिया जाता है उसको इंसेंटिव बोलते हैं। इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहन। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको वेतन के अतिरिक्त तो कुछ दिया जाता है ना, वही इंसेंटिव है। जैसे मान लीजिए आपका 15,000 वेतन है प्राइवेट कंपनी में, और दीपावली वगैरह में आपको साड़ी वगैरह या कपड़ा वगैरह एक्स्ट्रा मिल गया, तो वही है इंसेंटिव। तो जब आप कभी भी सेंट की दुकान में, प्राइवेट मान लीजिए आप सेंट की दुकान में काम करते हैं, तो मालिक खुश हो गया, तो इंसेंटिव के लिए 2 सेंट की बाटल आपको दे दिया, तो 2 सेंट मिला, यानी आपको इंसेंटिव मिला, प्रोत्साहन एक तरीके से मिला। अगला भैया द पॉलिसी
ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें एम्पायर मतलब साम्राज्य, कंट्री के साम्राज्य को एक्सटेंड किया जाता है यानी बढ़ाया जाता है, एंड इन्फ्लुएंस और प्रभाव को बढ़ाया जाता है। एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी स्कीम जिसके माध्यम से देश के एम्पायर साम्राज्य को और देश के प्रभाव को बढ़ाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इम्पेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। उसे क्या बोलते हैं, साम्राज्यवाद। तो याद करना बड़ा आसान है। इम्परर होता था ना, इम्परर मतलब राजा। तो पहले का जो इम्परर होता था यानी साम्राज्य जो होता था, इम्परर एक तरीके का राजा होता था, वो अपने साम्राज्य को इम्पेरियलिज्म ही तो करता था। तो इम्परर से ये याद हो जाएगा, कितना आसान है। और किसी भी नाउन के लास्ट में ISM आता है ना, तो उसके लिए हिंदी में वाद या वादी होता है, मैं 100 बार बताया। और ये नाउन सफिक्स है ना, जैसे कम्युनिज्म, साम्यवाद ना, जैसे नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, वैसे। समझ आ रहा है तुम लोग भैया? आ रहा है तो बस कमेंट वगैरह करते रहिए, है कि नहीं। चलिए अगला देखिए 214 नंबर, टू फ्री कंप्लीटली फ्रॉम ब्लेम। ब्लेम मतलब आरोप, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ब्लेम लगा है, फिर उसको ब्लेम से बरी कर देना, यानी किसी को आरोप से मुक्त कर देना या आरोप से बरी कर देना, उसे बोला जाता है एक्सोनरेट, अब्सॉल्व करना। एक्सोनरेट मतलब मुक्त करना या किसी को माफ कर देना, छोड़ देना। तो देखिए ओनर लिखा है, O यानी ER ओनर, और X मतलब पुराना। तो जो पुराना ओनर था उसको, उसके ऊपर कोई आरोप लगा था कि होटल में गड़बड़ी कुछ किया है, तो उस ओनर को बाद में एक्सोनरेट कर दिया गया, माफ कर दिया गया। उस ओनर को एक्सोनरेट कर दिया गया, फिर छोड़ दिया गया, माफ कर दिया गया। नेक्स्ट है बंधु, वन हु वह व्यक्ति जो डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर, डैमेजेज मतलब नुकसान पहुंचाता है, अदर्स पीपल प्रॉपर्टी अन्य लोगों की प्रॉपर्टी को, तो उसे कहा जाता है वैंडल। वैंडल मतलब जो सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाए या जो अन्य लोगों की संपत्ति को हानि पहुंचाए, ऐसे व्यक्ति को वैंडल बोला जाता है। तो कितना आसान है। जो बंदा, VANDA, बंदा बोलते हैं ना व्यक्ति को, तो जो बंदा दूसरों की संपत्ति या सरकार की संपत्ति को हानि पहुंचाए वो वैंडल है। जो बंदा सरकार की संपत्ति या दूसरों की संपत्ति को हानि पहुंचाए वो वैंडल है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है अ पार्ट ऑफ अ वर्ड, शब्द का एक ऐसा पार्ट दैट जो कैन बी प्रोनाउंस सेपरेटली, जिसे अलग अलग करके बोला जाता है ना, जैसे जस्टिफिकेशन ना। तो ये मैं आपको सिलेबल जब पढ़ाया था, जो 12 घंटे की वीडियो पढ़ी है उसमें ध्यान से देखिएगा, बेसिक का पढ़ा है, तो उसमें मैंने सिलेबल पढ़ाया था यानी शब्द खंड। तो जब हम किसी शब्द को बोलते हैं तो जितने पार्ट में वो टूटता है ना उसको सिलेबल बोलते हैं, और जो उसको प्रोनाउंसिएट करते हैं ना उसको सीखते हैं तो फोनेटिक्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सिलेबल शब्द खंड होता है, ये पढ़ा चुके हैं। तो हमारे सिलेबस में, बचपन में हमारे सिलेबस में सिलेबल हुआ करता था, शब्द खंड। अगला है आई स्पेशल फॉन्डनेस। फॉन्डनेस मतलब किसी चीज की चाहत या लगाव, आर लाइकिंग फॉर या किसी चीज की इच्छा, मतलब जिसकी तरफ आपका झुकाव है, तो उसे प्रोपेंसिटी या इंक्लाइनेशन बोलते हैं ना। और ये वर्ड हम आपको सिनोनिम में भी पढ़ाए हैं, यहाँ भी पढ़ा देते हैं। प्रोपेंसिटी मतलब किसी की तरफ लगाव या झुकाव। अब याद कैसे करेंगे, PRO को रिलेट कर लो, प्रोफेसर। तो जब हम लोग पढ़ा करते थे तो प्रोफेसर का पेन पाने के लिए सिटी के सारे बच्चों का झुकाव रहता, तो वो टेस्ट लेते थे और कहते थे जो टेस्ट में फर्स्ट आएगा उसको मैं अपना पेन गिफ्ट करूंगा। तो प्रोफेसर का पेन पाने के लिए सिटी के बच्चों में हमेशा प्रोपेंसिटी रहती थी, लगाव या झुकाव रहता था, इस चक्कर में वो ज्यादा पढ़ते थे। तो प्रोफेसर के पेन की तरफ सिटी के बच्चों का प्रोपेंसिटी होता था, लगाव या झुकाव। अगला है डियर लर्नर, अगला वर्ड है समथिंग, कोई चीज, दैट मतलब जो, माइट हैपन जो घटित होने वाली है, इन द फ्यूचर भविष्य में, कोई ऐसी चीज जो भविष्य में अचानक घटित हो जाएगी, यानी आकस्मिक घटना कोई जो भविष्य में हो सकती है, उसे कंटिंजेंसी बोलते हैं। कंटिंजेंसी पता नहीं आपको याद है कि नहीं, लेकिन इमरजेंसी। तो ऐसे याद कर लीजिए, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द भारत में इमरजेंसी लग जाएगी, ऐसा लग रहा है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा या युद्ध वगैरह का बवाल होगा, तो लग रहा है इमरजेंसी लग जाएगी। तो इमरजेंसी लगने को लेके आपने कंटिंजेंसी कर ली है, यानी आकस्मिक घटना के बारे में कहीं ना कहीं आपने सोच लिया। इमरजेंसी से याद करिएगा, कंट्री में इमरजेंसी लगेगी, ऐसा आपने कंटिंजेंसी कर लिया, आकस्मिक घटना के बारे में कुछ सोच लिया। अगला है अ ड्रिंक, एक ऐसा ड्रिंक
यूजुअली मेड जो बनाया जाता है फ्रॉम मिक्सचर, एक मिक्सचर के रूप में ऑफ वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक, मतलब एक ऐसी ड्रिंक जिसमें एक या एक से ज्यादा पेय पदार्थों को मिलाया जाता है, उसको कॉकटेल बोलते हैं। अच्छा, कॉकटेल तो आप सुने भी होंगे, मूवी भी बनी थी दीपिका पादुकोण जी की। तो कॉकटेल का मतलब होता है एक से अधिक चीजों का मिक्सचर, खासकर पीने वाली चीजों का, तो उसे कॉकटेल मूवी से याद हो जाएगा। गूगल करोगे या यूट्यूब पे देखोगे, कॉकटेल दीपिका पादुकोण जी की मूवी भी है, ठीक है। अगला, ऑल द आर्ट्स, सारे आर्ट्स या बिलीव्स यानी विश्वास, एंड सोशल इंस्टीट्यूशन यानी सामाजिक चीजें, एंड कैरेक्टरिस्टिक यानी स्वभाव या आप बोल सकते हैं चरित्र, ऑफ अ रेस एक जीवन के मतलब एक जात के बारे में, यही तो है सिविलाइजेशन, सभ्यता। सभ्यता आप जानते होंगे, आप पढ़ते हैं ना सिविलाइजेशन, सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सभ्यता वो सभ्यता, तो सिविलाइजेशन सभ्यता जिसमें आदमियों के जात के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में, उनकी कला के बारे में पढ़ा जाता है, वही है सिविलाइजेशन। तो ये तो सब लोग पढ़े होंगे इतिहास में। अगला है बंधु, अगला है आपका स्मॉल पीसेस यानी छोटे छोटे टुकड़े ऑफ मेटल यानी किसी धातु के, दैट मतलब जो फ्लाई उड़ते हैं आउट फ्रॉम एन एक्सप्लोडिंग बम। जब कोई बम होता है, बम जब फटता है तो बम में जो छोटे छोटे आर्सेनिक के टुकड़े होते हैं जो टूटकर बिखरते हैं या इधर उधर छितराते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसे शार्पनेल बोला जाता है। यानी बम फटने के बाद जो बम में आर्सेनिक वगैरह होता है वो जब छितराता है, बिखराता है, तो उसी को बिखरता है, उसी को शार्पनेल बोलते हैं। कितना आसान है। शार्प मतलब पैना होबा ही करता है। शार्प चाकू होता है ना, तेज चाकू, पैना चाकू, तो उसके छर्रे भी तो शार्पनेल होते हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा। अगला वर्ड 222, प्रैक्टिस ऑफ इम्प्लॉइंग स्पाइस। स्पाइस मतलब जासूसी करना। इन वार, युद्ध में जो जासूसी करते हैं उसे क्या कहा जाता है? स्पायोनेज बोला जाता था, जासूसी करना। युद्ध में जासूसों का इस्तेमाल करने की क्रिया यानी जासूसी करना। और ये वर्ड हम आपको सिनोनिम में भी बताए थे, जासूसी करना। क्या करना? जासूसी करना। याद कैसे करेंगे? जो एसपी होता है, जो कोर्ट का ये थाने में एसपी होता है, एसपी डीएसपी, वो स्पायोनेज ही तो करता। किसी का मर्डर हो जाता है तो फिर वो जासूसी करते हैं कि किसने किया, तो एसपी हमेशा केस का स्पायोनेज करते हैं यानी जासूसी करते हैं। अगला है भैया हैविंग मतलब रखना। आ स्टिल स्मेल, आर्टिस्ट कोई चीज जो काफी दिन से रखी है तो अब उसकी स्मेल स्टिल बासी हो गई या टेस्ट उसका बासी वाला आ गया तो उसको रैंसिड बोलते हैं, यानी बासी, खासकर खाना होना बासी, ठीक है। तो रैंसिड को याद कैसे करेंगे? रैंसिड को याद ऐसे करेंगे, रांची में कैसा खाना मिला हमको? रैंसिड। रांची एक बार गए घूमने और जब खाना खाने रेस्टोरेंट में बैठे तो दूसरे दिन का खाना दे दिया उसने, तो रांची शहर में हमको रैंसिड खाना मिला। रांची शहर में हमको रैंसिड बासी खाना मिला, तो रांची शहर में रैंसिड खाना मिला, बासी। अगला है बंधु अ फिक्स टेरिटरी। टेरिटरी मतलब अधिकार क्षेत्र होता है, इन विच जिसमें अथॉरिटी मतलब अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज, जो अपना एक्सरसाइज करती मतलब काम करती है। एक ऐसा फिक्स एरिया जहाँ पे अथॉरिटी यानी जो सत्ता में सरकार वकार है वो अपना काम करती है, उसको अधिकार क्षेत्र बोलते हैं, जुरिस्डिक्शन बोलते हैं, जुरिस्डिक्शन। तो जूरी जनवरी का, तो जूरी मतलब जजों का समूह, तो जो जूरी का क्षेत्र होता है वही तो है जुरिडिक्शन, अधिकार क्षेत्र। जूरी का क्षेत्र क्या है भैया? जुरिडिक्शन है, अधिकार क्षेत्र है। अगला देखिए, अगला आप इसको बायो में पढ़े होंगे, एनिमल्स ऐसे जानवर विच जो सकल देयर यंग। तो इसको तो आप जानते होंगे, मैमल्स होते हैं ना, स्तनधारी जानवर या प्राणी, मैमल्स, ये आप बायो में पढ़े होंगे। मैमल्स जीव होते हैं स्तनधारी जीव, ओके। अगला है, अभी तक देखिए 25 पे पहुंच गए, 50 वर्ड अभी तक हम लोगों ने सीख लिया। बोलिए तैयार हो रहा है आप लोगों का? कोई डाउट तो ना है? देखिए बड़ी ईमानदारी से पढ़ते रहे भैया। आज हम लोगों का टारगेट है कि कम से कम 75 से 100 वर्ड हम लोग सीखें, और ये कम से कम 250 या 300 तो पहुंचा ही दिया जाए। इसलिए आज बात कम हो रही है, सिर्फ काम की बात हो रही है कि नहीं? जिसके लिए आप आए हो, मुझे पता है कि आप जो पैसा दिए हो तो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो तो मान लीजिए 999 रुपये ही है, लेकिन जो टाइम दे रहे हो ये करोड़ों का है। तो मैं नहीं चाहता कि बेकार की बकायदी करके आपका एक एक सेकंड बर्बाद किया जाए। आप जिसके लिए मेरे से जुड़े हो, एक एक सेकंड का मैं कहीं ना कहीं, अगर आप थोड़ी सी फीस मुझे दिए हो, तो अगर 999 रुपये मुझे फीस दिए हो तो 999 करोड़ का मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूं, यही मेरा कहीं ना कहीं क्या है, यही मेरी ड्यूटी है, ओके। चलिए अगला है 226 नंबर वर्ड,
आ पोयम एक ऐसी कविता ऑफ 14 लाइन्स जो 14 लाइन की होती है। एक ऐसी कविता जो 14 लाइन की होती है उसे सोनेट बोलते हैं। 14 लाइन की पंक्ति पहले पढ़ते थे ना पोएट्री वगैरह में, सोनेट अक्सर 14 लाइन की रहती थी। तो जो सोनेट 14 लाइन की हो, ऐसी कविता जो नेट कहते हैं, नेट यही चाहिए, जो नेट 14 लाइन की है वही तो है सोनेट। जो सोनेट 14 लाइन की कविता है वो सोनेट है। ये बहुत आता है, सारे वर्ड एग्जाम में आए हैं, ठीक है। अगला वाइल्ड इमेजिनेशन, यानी वाइल्ड जंगली या काल्पनिक इमेजिनेशन जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी आप सोच लिए कि मेरी शादी कैटरीना कीर्ति सुरेश से होगी, तो क्या है, वाइल्ड इमेजिनेशन है, काल्पनिक है, काल्पनिक सोच या काल्पनिक विचार, इसे फैंटेसी तो बोलते हैं। तो फैंटेसी मूवी का में कई बार यूज भी होता है, फैंटेसी कल्पना, कहते हैं फैंटेसी जिंदगी जी रहे हैं, यानी काल्पनिक जिंदगी। अगला है भैया 228 नंबर, एक्सीडेंटल गुड फॉर्चून। एक्सीडेंटल मतलब अचानक, ये एक्सीडेंट दुर्घटना वाला नहीं है, उसी का सेंस है अचानक। गुड फॉर्चून यानी अच्छा किस्मत। देखिए गुड फॉर्चून, एक वर्ड होता है फॉर्चून किस्मत, एक वर्ड होता है गुड फॉर्चून अच्छी किस्मत, और एक वर्ड होता है मिस फॉर्चून दुर्भाग्य। तो कह रहा अचानक अच्छी किस्मत हो जाना, यानी संयोग या किस्मत ना, उसको फ्लक बोलते हैं, अचानक किस्मत बदल जाना। तो लक लिखा है LUK, रिलेट कर लो लक, तो आपका लक बदल गया यानी आप फ्लक, लॉटरी लगवाए खोले और आप करोड़ रुपए जीत गए, 1 करोड़। तो जिसका लक बदल जाए तो फ्लक ही तो है, कितना आसान है। और एक वर्ड कंफ्यूज मत होना, फ्लक्स होता है, फ्लक्स, और फ्लक्स का मतलब होता है लगातार परिवर्तन। तो फ्लक्स अलग है और ये फ्लक अलग है। फ्लक में लक आ रहा है तो लक से रिलेट कर लो। अगला बंधु, अगला है लैक ऑफ फीलिंग, यानी नो फीलिंग। तो एपैथी का मतलब ध्यान देना, एपैथी मैं आपको कई बार बता चुका। एपैथी और एक वर्ड होता है एंटीपैथी, और एक वर्ड होता है सिंपैथी, और एक वर्ड होता है इम्पैथी। बहुत वर्ड होते हैं, रूट वर्ड में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। एक वर्ड होता है पैथी, पैथी का मतलब होता है, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब फीलिंग होता है, इमोशन होता है। तो पैथी मतलब फीलिंग होता है, और ए लगा के अपोजिट बनाते हैं, जैसे थेइस्ट मतलब ईश्वर को मानने वाला, अथेइस्ट ईश्वर को ना मानने वाला, यानी अपोजिट। तो पैथी मतलब फीलिंग, ए लगा दिए तो जिसके अंदर फीलिंग ही ना हो, सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं, तो ए पैथी का मतलब इंडिफरेंट होता है, उदासीन। और एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब उल्टा, एंटी मतलब उल्टा, एंटी पार्टी सुने हो ना, तो हमारी पैथी और आपकी पैथी उल्टा है, तो ना आप हमें पसंद कर रहे हैं ना हम आपको। तो एंटीपैथी का मतलब होता है ना पसंदगी, पीछे कराया भी हूँ। ओके, अब सिम मतलब सेम होता है और इम मतलब भी सेम होता है, तो सेम पैथी है, यानी सहानुभूति है एक दूसरे को लेके। तो सिंपैथी पैथी मतलब सहानुभूति हो गया, एंटीपैथी मतलब उल्टा हो गया यानी नापसंदगी, और एपैथी मतलब उदासीनता। और बाकी रूट वर्ड में इन सारी चीजों को फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वही है एपैथी मतलब उदासीनता, जिसको किसी चीज के प्रति उदासीनता वाली फीलिंग हो, सुख दुख से कोई लेना देना ना हो। अगला भैया, अगला है ब्राट बैक। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्राट, मतलब लाना, टू माइंड, कोई चीज दिमाग में दोबारा लाना, यानी किसी चीज के बारे में रिमाइंड करना, किसी चीज के बारे में याद करना। जीवन में कभी पता चला कभी किसी के साथ घूमे हो, हाथों में तेरा हाथ हो, पापकान खाए हो, अब वो छोड़ छाड़ के चला गया, नॉट रिचुअल बता रहा, तो अब याद कर रहे हो, वाह वो दिन भी क्या दिन थे, है कि नहीं। तो ऐसी चीजों को याद करना है, रिमेंसेंट है, ठीक है। अच्छा, याद करना, दिमाग है ना ज्यादा लगाओ। रिमाइंड एक वर्ड होता है, रिमाइंड, दोबारा माइंड में चीजों को लाना, और उसी से ये वर्ड बना, रिमाइंड से ही बना है, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। अगला भैया देखो, पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, एक ऐसा आदमी जो अपने जीवन का लीड करता है, नेतृत्व करता है सेल्फ डिसिप्लिन करके, मतलब एक सन्यासी अपने हिसाब से जिंदगी जीता है, मोह माया से दूर रहता है, कहता है इस मोह माया रूपी संसार में कुछ नहीं है। उन्हें रिक्लूज सन्यासी या एस्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो एस्टिक, तो इसको अपना याद कर लेना, एस्टिक का होता है सन्यासी या साधु वैरागी। बचपन में कक्षा 4-5 की किताब में बहुत आता था, जब आप मंक वगैरह पढ़ते थे, हर्मिट वगैरह पढ़ते थे, तब ये भी वर्ड पढ़ा करते थे, और अगर नहीं पढ़े हो तो फिर बेकार है। वन हुआ व्यक्ति जो इज नाइदर इंटेलिजेंट, ना तो वो ज्यादा नाइदर इंटेलिजेंट होता है, ना डल, और ना ही बहुत ज्यादा कमजोर होता है। एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा स्टूडेंट जो ना तो बहुत तेज है ना तो बहुत कमजोर है, आप लोगों जैसा, यानी ये एवरेज का है, तो औसत दर्जे का। कोई व्यक्ति औसत दर्जे का है तो उसको मीडियोकर बोलते हैं। तो बहुत आसान है। जो मीडियम है, जो बहुत ना तो फास्ट है ना तो बहुत स्लो है सीखने में, तो जो मीडियम है वो मीडियोकर है। जो आदमी मीडियम है भाई,
जो बच्चा मीडियम है वो मेडियोकर, जो बच्चा मीडियम है वो मेडियोकर है, मध्यम दर्जे का है या औसत दर्जे का है। अगला देखिए डियर लर्नर 233 लिखा है, वन हु वह व्यक्ति जो प्लेज मतलब प्ले करता है फॉर प्लेजर खुशी के लिए रेदर देन एज अ प्रोफेशनल, यानी एक ऐसा आदमी जो व्यवसाय के लिए व्यवसायी नहीं है बल्कि खुशी के लिए किसी काम को करता है तो उसे अमेचर बोलते हैं। अमेचर मतलब शौकिया, जो आदमी किसी काम को बस शौक बस करता है उसे बोलते हैं शौकिया। और कई बार इसको नौसिखिया भी बोलते हैं क्योंकि शौक बस करेगा तो इसको एक्सपर्ट तो ये होगा नहीं। तो अमेचर, तो अमेचर को रिलेट कर लो मैच्योर, जो लोग मैच्योर होते हैं ना, जो लोग मैच्योर होते हैं ना वो चीज़ों को अमेचर करते हैं, यानी शौक बस करते हैं। मैच्योर लोग बहुत सारी चीज़ें अमेचर करते हैं, शौक बस। मैच्योर समझते हो ना, मैच्योरिटी इसी से तो बना है। अगला भैया लॉस ऑफ पावर, यानी शक्ति का खो जाना, टू मूव इन एनी और एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, जब बॉडी की शक्ति चली जाती है, बॉडी से कुछ आप कर नहीं पाते कुछ हिस्सों से या पूरे हिस्सों से, उसे पैरालिसिस बोलते हैं। लकवा कहते नहीं है पैरालिसिस मार दिया है, लकवा मार दिया है, तो बॉडी के जिस पार्ट में या पूरे पार्ट में अगर मार दिया तो बॉडी काम नहीं करती, तो उसी को पैरालिसिस बोलते हैं। अगला है अंडरग्राउंड, यानी जमीन के नीचे का प्लेस फॉर स्टोरिंग, जहां स्टोर किया जाता है, रखा जाता है। वाइन मतलब शराब को, जहां शराब बनाया जाता है वो ब्रेवरी है, और जहां शराब को बेचने के लिए रखा जाता है या अदर प्रोविजन यानी इसी तरह की चीज़ों को, उसे सेलर बोलते हैं, यानी तहखाना हिंदी में बोलते हैं। यानी जो जमीन के नीचे यानी भूधरा में अक्सर देखोगे शराब वराब की दुकान जमीन के नीचे फ्लोर में ही बनाई जाती हैं, तो जमीन के नीचे वाले फ्लोर में जो शराब बेचने के लिए दुकान लगाई जाती है उसको सेलर बोलते हैं, तहखाना। तो सेल करने के लिए, शराब को सेल करने के लिए क्या बनाई जाती है? सेलर। शराब को सेल करने के लिए क्या बनाई जाती है? सेलर बनाई जाती है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका आलिस्ट। आलिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशंस ऑफ रेयर टेक्निकल आर ऑब्सोल्यूट वर्ड्स, मतलब एक ऐसी लिस्ट जिसमें रेयर यूज होने वाले वर्ड या टेक्निकल वर्ड या ऑब्सोल्यूट वर्ड, अप्रचलित वर्ड की बात होती है, उसको ग्लॉसरी बोलते हैं। आप बचपन में या कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की किताब में देखे होंगे, प्रोज वगैरह की किताब में आगे वो लिखी रहती थी कोई स्टोरी, और उसके पीछे बाद में कुछ क्या दी रहती थी? मीनिंग, जो कठिन कठिन मीनिंग रहती थी, तो अक्सर वो ग्लॉसरी ही लिखा रहता है, आप जाके ध्यान दीजिएगा, पुरानी कोई किताब। ओके, शब्द या शब्दों का संग्रह एक तरीके का। अगला वर्ड है हम लोगों का डियर लर्नर इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, एक ऐसा आदमी जो इनकैपेबल हो टायर्ड, मतलब जो थकवाई ना करे, जो थके नहीं, जो कभी हार ही ना माने, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जो कभी हार ना माने या कभी थके ना। अब एक बात बताइएगा, एक वर्ड होता है फैटिक, फैटिक मतलब होता है थकान ना, तो फैटिक मतलब अगर थकान होता है तो फैटिगेबल मतलब थकाने वाला, और इन लगा दिए तो इनडिफैटिगेबल का मतलब ऐसी चीज या ऐसी स्थिति जहां पे आदमी थकवाई नहीं करता। तो ये भी रूट वर्ड के थ्रू याद कर लेंगे बाद में। अगला देखिए गिल्टी ऑफ क्राइम, गिल्टी मत पढ़िएगा, गिल्टी पढ़िएगा। गिल्टी ऑफ क्राइम, जिसने क्राइम किया है उसका दोषी, तो उसको कल्पेबल बोलते हैं, दोषी या अपराधी, दोषी या अपराधी, दोषी या अपराधी किसी का क्राइम का, और इसी से कल्प्रिट बनता है। ठीक है, अब देखने रियलिटी तो ये है CUL कल, ये एक रूट है, इसका मतलब गिल्टी ही होता है, इसी से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, तो कल से मतलब ही है ये रूट, लेकिन यहाँ पे दूसरा तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ। कलपब में किसे पकड़ा गया? कलपब में कल्पेबल को पकड़ा गया, जो दोषी था, अपराधी था। पुलिस ने कलपब में कल्पेबल को पकड़ लिया, दोषी या अपराधी को। नेक्स्ट है आपका बुक, वह किताब गिविंग जो देती इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, ऐसी किताब जो नॉलेज के हर क्षेत्र का ज्ञान देती है, उसको इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। ये सबको पता है, आपके मोबाइल में ये डिक्शनरी भी होगी। तो इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है एक ऐसी डिक्शनरी जिसमें हर तरीके का नॉलेज है। अगला है आपका, कहाँ पहुंचे हम लोग? अगला देखिए, एक वर्ड यहाँ छूट गया, क्या? न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट मतलब होता है सिक्कों को इकट्ठा करने वाला। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है उसे बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट, सिक्कों का अध्ययन करने वाला या सिक्कों को इकट्ठा करने वाला। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है, ये आपका फिलैटलिस्ट। फिलैटलिस्ट मतलब होता है टिकट को इकट्ठा करने वाला। कुछ लोग होते नहीं, टिकट उकट इकट्ठा करते हैं, तो जो टिकट को इकट्ठा करता है या टिकट के बारे में पढ़ता है वो फिलैटलिस्ट होता है। बाद में पढ़ाऊंगा, फिल मतलब लब होता है रूट वर्ड में, ठीक है। और जो सिक्कों को इकट्ठा करता है उसे न्यूमिस्मैटिस्ट बोलते हैं। तो दोनों को एक साथ रिलेट करिएगा। अगला है भैया
सेंटिमेंटल लॉन्गिंग, लॉन्गिंग फॉर, ये हमेशा लॉन्ग के साथ फॉर लगता है, इसका मतलब इच्छा करना। अ पीरियड इन अ पास्ट, यानी पुरानी चीज़ों के बारे में क्या करना, इच्छा करना या चाहत रखना, यानी पुरानी चीज़ों के बारे में याद आना, तो उसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। घर की याद आना या पुरानी चीज़ों की याद आना, घर की याद आना या पुरानी चीज़ों की याद आना। तो नॉस्टैल्जिया को ऐसे याद कर लेना कि अब तेरे बिन जिया नहीं जाए, तो किसी के बिन अगर जिया नहीं जाए तो आप नॉस्टैल्जिया है, घर की याद आ रही है, या जिया खान की आपको याद आ रही है तो आपको नॉस्टैल्जिया है, ऐसे रिलेट करेंगे। नेक्स्ट है बंधु। आ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, हु ऑलवेज रन आफ्टर वुमेन, रन आफ्टर मतलब पीछा करना, मेक आफ्टर, एक ऐसा आदमी जो हमेशा औरतों के पीछे पीछे भागता है, वो फिलेंडरर होता है, आशिक एक तरीके का, आशिक बोल सकते हैं। चरित्रहीन ज्यादा अच्छा वर्ड नहीं है, आशिक बोलिए। तो फिल मतलब लव हो वही करता, तो एक जो फिल लव करने वाला होता है फ्लेंडरर ही तो होता है। और आप लोगों को ये वर्ड थोड़ी भूलेगा, आधे तो ये खुद ही होंगे। चलिए, समझ आ रहा है सारी चीजें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगला देखिए, हाउस, हाउस मतलब घर, आर शेल्टर यह शरण स्थल, आप जिप्सी, जिप्सी मतलब बंजारे लोग होते हैं, तो बंजारों का घर या बंजारों का शरण स्थल, उसे बोला जाता है काफिला एक तरीके का, कैरावन, उसे क्या बोलते हैं, कैरावन, कैरावन काफिला। और एक मूवी आई थी स्वदेश, शाहरुख खान की, बहुत जबरदस्त मूवी थी, तो उसमें कैरावन यूज भी होता है, गाड़ी का भी नाम रहता है जिसमें सारी चीजें अवेलेबल होती है, तो कैरावन एक तरीके का काफिला ही होता है, ठीक है। तो रावण का अपना खुद का कैरावन था, यानी काफिला था। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, आ मैन, एक ऐसा आदमी हु हैज मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, एक ऐसा आदमी जो एक समय में एक से ज्यादा औरतों को रखता है, उसे पॉलीगेमिस्ट बोलते हैं, पॉलीगेमिस्ट। और पॉली अंडर एक वर्ड पढ़ाए थे ना औरतों के सेंस में, तो पॉली मतलब बहुत, गेमी मतलब शादी करना, तो एक ऐसा पुरुष जो एक से ज्यादा शादी किया तो पॉलीगेमिस्ट है। अगला, विडो तो सबको पता होगा ना, विडो मतलब विधवा होता है, कोई माता अगर पति उनके अब नहीं है तो वो विडो के सेंस में यूज होंगे, ओके, ये सबको पता है। अगला देखो, आ मेथड एक तरीका, आप बॉइलिंग उबालने का, ब्रीफली थोड़ा सा, आप टू कुक फूड स्लाइटली, यानी भोजन वोजन को थोड़ा उबालने की जो कला है उसे पर बॉयल बोलते हैं। क्या होता है मोमोज, मोमोज जिसमें अध कच्चा पक्का उबाल के खौला के दे देते हैं उसको पर बॉयल बोलते हैं। पर बॉयल मतलब होता है भोजन को आधा पकाना। अच्छा, बॉयल मतलब हो भी करता है गर्म करना, तो आधा बॉयल करना ही पर बॉयल है, कितना आसान है। अगला, आई स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव, आर अ ग्रुप ऑफ हाउसेस या घरों का समूह, तो एक छोटा सा घरों समूह या छोटा सा गांव का होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हैमलेट, पुरवा बोलते हैं, पुरवा, पुरवा या टोला गांव में बोलते हैं। और अगर आप शेक्सपियर की रचना पढ़े तो हैमलेट एक शेक्सपियर की रचना भी थी, ठीक है, तो वहां से भी याद हो जाएगा। या अगर ऐसे ना याद हो तो हेलमेट से याद कर लो, हेलमेट हम अपने हैमलेट में छोड़ा है, पुरवा या टोला में छोड़ा है, तो ऐसे भी रिलेट हो जाएगा। बाकी शेक्सपियर की ये रचना भी थी। नेक्स्ट 2 वर्ड और हम लोग करते हैं ताकि ये 75 वर्ड आज हम लोगों के हो जाए ना। अगला देखिए, सोमनम्बुलिस्ट होता है, सोमनम्बुलिस्ट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है ना, तो उसे सोमनम्बुलिस्ट बोलते हैं। तो सोमनम्बुलिस्ट नींद में चलने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है। तो देखिए, देखिए एम्बुल मतलब चलायमान होता है, सोमन मतलब नींद होता है, और राइस्ट मतलब वह व्यक्ति जो नींद में चलता है उसे सोमनम्बुलिस्ट बोलते हैं ना, जो नींद में चलता है उसे सोमनम्बुलिस्ट बोलते हैं, नींद में चलने वाला। इंसोम्निया इसी से बताए थे, जिसको नींद ना आए ना। अब लास्ट वर्ड देखिए आज का, टू फ्री अ पर्सन, एक व्यक्ति को स्वतंत्र करना, बाई अ वर्डिक्ट, न्याय देकर, आप नॉट गिल्टी को अपराधी नहीं है, यानी किसी व्यक्ति को आरोप में बरी करना, एक्विट होता है। कोर्ट कचहरी से जब जज किसी को छोड़ देते हैं वही है एक्विट, दोष मुक्त करना। देखिए नया वर्ड नहीं है, एक वर्ड होता है QUIT, क्विट का मतलब होता है छोड़ना। जैसे कोई गेम हम खेल रहे हैं तो उसमें लिख के आता है क्या आप इस गेम को क्विट करना चाहते हैं, वो KBC में अक्सर अल्ताफ जी कहते हैं कि आप छोड़ना चाहते हैं, 3 लाख रुपए जीत गए, क्या आप गेम को क्विट करना चाहते हैं, तो क्विट मतलब छोड़ना। तो जज जब किसी अपराधी को क्विट कर देता है वही तो है क्विट, दोष से बरी करना। तो इस तरह से डियर आज ताबड़तोड़ क्लास लेने के बाद 75 वर्ड हम लोगों ने सीखा, और अभी तक 4 या 5 क्लास में हम लोगों ने 1 वर्ड को 250 तक कर लिया है, और ईडियम की 3 क्लास में 120 तक ईडियम कर लिया है। धीरे धीरे पढ़ते रहिए, बेहतरीन चीज़ों को करते रहिए। समझ आया कि नहीं थोड़ा जाते जाते बता दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते भी रहिए, बताते रहिए कि अमर सर का पेड बैच आ चुका है, डिफेंस के लिए भी है, SSC के लिए भी, बैंकिंग के लिए भी, अदर एग्जामिनेशन वनडे जितने होते हैं। स्टेनो का रिजल्ट आ चुका है, एयरफोर्स का आने वाला है, सारे एग्जाम लगे हुए हैं, बड़ी शिद्दत से पढ़िए
ओके, हर एक सफलता आपको जो आपने चाहा होगा वो जरूर मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर। और संडे को क्लास आप लोगों की ऑफ रहेगी क्योंकि 6 दिन जो पढ़ोगे उसी को रिवाइज करना रहेगा। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर।